नमस्कार, मैं सिमरन अपना अंदाज न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। आपके क्षेत्रों में जो साउथ गए हुए हैं, उधर गए हुए हैं, उनके बारे में फंसे होने के बारे में क्या करें? बहुत जने कमाने की वजह से गए हुए हैं, वो उधर ऐसी मुसीबत आ रहे हैं, नहीं कोई सूचना मिल रही, नहीं आने की मिल रही। ऐसे परिवार भी आपके क्षेत्रों में हमने देखे हैं जो कहते हैं कि कैसे भी लाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल एक बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र की नहीं है, पाली जिले की नहीं है, जालोर, सिरोही, पाली, इन सब जिलों की समस्या। और मेरे ख्याल से राजसमंद भी है, अजमेर भी है, सिक्के झुंझुनू के भी है। ये पूरे प्रवासी बंधु जो राजस्थान से साउथ और महाराष्ट्र गुजरात में गए हुए हैं, उन सब की समस्या है। और मेरे दूरभाष पे दिन में कम से कम 100-200 टेलीफोन यही आते हैं कि साहब हमारे लिए क्या बंदोबस्त की। मैंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पत्र लिखा, मैं माननीय हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री महोदय को पत्र लिखा, लेकिन उस पर कोई अभी चर्चा हुई नहीं। लेकिन कल जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने भाषण में ये कहा कि 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाना, और वो एक उनकी इच्छा पर भी निर्भर नहीं कर सकता है बढ़ाना या नहीं बढ़ाना। ये जिस तरह से इसका प्रकोप फैल रहा है उसको ध्यान में रख के ये सब किया जाता है। कई बार मीडिया के साथ ही पूछते हैं कि आप कितना बढ़ाओगे। अरे भाई, आप क्या बढ़ाएंगे? ऐसा सवाल ही नहीं करना चाहिए आपको। आप नहीं बढ़ाएंगे, बढ़ेगा वो जो किस तरह से फैल रहा है, तो उसको गंभीरता को देखते हुए निर्णय लिया जाता है। किसी की इच्छा थोड़ी होती है कि आप लॉकडाउन कर दो, सबको घर में बंद कर दो, चाहे राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो। तो मैं अपील करना चाहूँगा मीडिया के साथियों से भी कि आप इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे। लेकिन उन प्रवासियों के लिए मैंने कल चिट्ठी लिखी है कि आप जो आज अपनी एक दिशा निर्देश जारी करेंगे, सरकार एडवाइजरी जारी करने जा रही है शाम को 5 बजे भारत सरकार, तो उसमें उन प्रवासी बंधुओं को भी ख्याल रखा जाए जो वहाँ से रवाना हो गए अपने गंतव्य से, रास्ते में रुके हुए बच्चे हैं, परिवार है, उनके साथ में उनकी डॉक्टरी करवा ली जाए, चेक करवा लिया जाए। कई तो क्वारंटाइन का पीरियड भी पूरा कर लिया है, बावजूद उसके बॉर्डर पे आ नहीं पा रहे हैं। उनके जो वीडियो आते हैं मेरे पास में, जब देखता हूँ आंखों में पानी आ जाता है। उन परिवारों की क्या स्थिति है, मनोस्थिति उनके ऊपर क्या है। तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को कल ही लिखा है कि आज आप एडवाइजरी जारी करें, उसमें इसके बारे में जरूर आप कुछ न कोई निर्णय लें। हालांकि मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद दूंगा, गहलोत साहब ने एक अपनी तरफ से हेल्पलाइन नंबर दिए जिसमें IAS अधिकारियों को नियुक्त किया उनके ऊपर कि महाराष्ट्र के लिए कौन कौन से IAS अधिकारी होंगे, गुजरात के लिए कौन होंगे, बंगाल के लिए कौन होंगे, कर्नाटका के लिए कौन होंगे, उड़ीसा के लिए, सबकी ये की। और मैंने मेरे फेसबुक पे डाल रखा, और फेसबुक पे 24 घंटे में उनसे संपर्क में हूँ। और मैं इस कोरोना के लिए पूरा 2 करोड़ रुपए की विधायक को उसकी राशि क्षेत्रवासियों के लिए समर्पित कर दी है। जान है तो जहान है। मैं सीसी सड़क अगली बार भी बनवा लूँगा, और भी कोई कार्य होगा तो मैं और करवा लूँगा। लेकिन ये जो इतनी बड़ी जो हमारे ऊपर एक आज विपत्ति आई हुई है, आपदा है, उसके निपटने के लिए अगर और भी ज़्यादा राशि चाहिएगी तो मैं 2 करोड़ के 4 करोड़ भी दे दूँगा। लेकिन एक भी भाई को बीमारी की वजह से कुछ दिक्कत आ जाए वो नहीं आने दूंगा, ये मेरी सोच है। सर, जो सरकार इतना कहने के बाद में भी फिर भी जनता जो सड़कों पर उतर रही है कि पैदल चलने के लिए तैयार है, तो ऐसा सरकार उनको आश्वासन तो दे कि इसे पैदल चलने के लिए वो। मैं एक बात और कहना चाहूँगा इस बात पे, सरकार चाहे कोई हो, जब टीवी पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हमारा है वो पक्षपात पूर्वक तरीके से बात करता। कल मैं जी न्यूज़ देख रहा था, उसमें DNA टेस्ट सुधीर साहब कर रहे थे। महाराष्ट्र के लिए तो लोग कोस रहे थे सरकार को कि वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई, और गुजरात के लिए वो कह रहे थे कि ये गलत कर रहे हैं, इनको ज्ञान ही नहीं है कि हम कोरोना के इसमें लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं। तो वो बात तो दोनों जगह एक ही थी, लेकिन इस तरह से आप प्रचारित मत करो। मैं इसके लिए मैं चाहूँगा कि कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रमित कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, उन अफवाहों में नहीं आना है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कल अपने भाषण में ये पूरे देश से अपील की है, सभी राज्यों ने अपील की है
कि भाई आपके लिए आप चिंता नहीं करें, जो भी आपकी व्यवस्था होगी। लेकिन ये इस सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है, उसकी वजह से हमारे कुछ सिपाहियों को परेशानी हो रही है और उसके लिए मैंने पत्र भी लिखा है। हो सकता है आज एडवाइजरी जारी हो सरकार की तरफ से, उसमें उन प्रवासी बंधुओं के लिए विचार कर लिया जाए कि जिन्होंने क्वारंटाइन डे समय पीरियड पूरा कर लिया अपना, या जो डॉक्टरी करा ले और रिपोर्ट दे दे, उनको सरकार व्यवस्था कर दे अपने गंतव्य तक पहुंचाने की, या हम क्वारंटाइन में उनको रख लेंगे। मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में व्यवस्था कर रखी है। मैं जितनी सरकार कर रही है उससे ज़्यादा मैंने दिमाग में चिन्हित कर रखे हैं कौन कौन से केंद्र, कौन कौन से भवन क्वारंटाइन के लिए हमें चाहिएंगे और उस वक्त उनकी ज़रूरत पड़ेगी और उनको हम चिन्हित करके उनको करेंगे। तो सरकार के साथ मैंने भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में जितना प्रशासन कर रहा है उससे ज़्यादा मेरे ध्यान में है कि इन भवनों को भी हम क्वारंटाइन के लिए आरक्षित करें। आपके क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में कोरोना के कोई पॉजिटिव तो नहीं आए हैं, मगर फिर भी वहाँ पर इसके प्रभाव के बारे में और उसके निस्तारण के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हम सौभाग्यशाली अभी तक के विधानसभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में और पाली जिले में 2 केस आए, एक पॉजिटिव हो गया, एक केस है और वो भी काफ़ी सुधर गए। अब ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है पाली में कोरोना की वजह से। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ने जो इंतज़ाम किए हैं, निःशुल्क गेहूँ देना, बीपीएल, स्टेट बीपीएल परिवारों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन उपलब्ध करवा दी 2 माह की एक साथ में, और जो वंचित रह गए कुछ परिवार, उन परिवारों के लिए भी 2500 रुपये उनके खाते में सर्वे करवाया गया और सर्वे करवा के उनके खातों में मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग जो सर्वे में हमारे पास में आए उनके सबके खातों में पैसे आ गए। कई ऐसे लोग हैं उनका खाता भी नहीं खुला हुआ है, तो हमने उनका खाता खुलवाने का भी कह दिया ताकि उनके खाते में हम पैसे जमा करा दें, उनको पैसे प्राप्त हो जाए। एक समस्या पूरे स्टेट में आ रही है और इसके लिए मैं अपील करना चाहूँगा कम से कम मेरे क्षेत्रवासियों से कि खाद्य सुरक्षा में जो फूड सिक्योरिटी एक्ट यूपी सरकार ने लागू किया था इस देश के अंदर, और उसमें ग्रामीण क्षेत्र में 69% लोगों को इससे जोड़ा गया है। लेकिन समस्या ये हो गई हमारे क्षेत्र में कि कुछ एपीएल के परिवार जो उस श्रेणी में आर्थिक रूप से आते नहीं हैं, भूलवश, अज्ञानतावश, जानकारी के अभाव में या और भी कोई कारण हो सकता है कि उनके नाम तो जोड़ दिए गए, लेकिन जो वास्तविक जो इस योग्य थे, पात्रता रखते थे, उनके नाम वंचित रह गए। और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है 69% को एक्सीड कर नहीं सकते हम, तो मैं उन परिवारों से अपील करूंगा कि जिनके घर में पक्के मकान है, उनका बिजनेस बाहर है, साउथ में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उनके घर में सभी साधन संपन्न है, टीवी है, फ्रिज है, मोटरसाइकिल है, 4 व्हील वाहन भी उनके पास में है, तो ऐसे परिवारों से मैं अपील करूंगा, ये राष्ट्र की आपदा है और राष्ट्रीयता की भावना प्रकट करने के लिए और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए इससे बढ़कर आपको कोई अवसर नहीं मिलेगा। और मैं चिरपिटिया के 4-5 परिवार हैं, उनके नाम भी मैं लिख के भेजूँगा। उन्होंने स्वेच्छा से आगे आए और उन्होंने जब ये देखा दृश्य कि उन लोगों के नाम तो रह गए और हमारे 4-4 मंजिल के मकान बने हुए हैं, हम इतने संपन्न हैं और हम किस तरह जाके वो निःशुल्क गेहूँ उन परिवारों के हम ले लें। मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा, सोशल मीडिया के माध्यम से उनका नाम लिख के धन्यवाद दूंगा और उनको कोरोना पे विजय पाने के बाद में सम्मानित भी करूंगा। मैं उन योद्धाओं को भी सम्मानित करूंगा मेरे विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग समिति में, जो आज डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पुलिसकर्मी
जितने भी लगे हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अध्यापक, जो भी कोरोना में जो वॉरियर के रूप में आज काम कर रहे हैं, समाज सेवी, भामाशा, इन सभी का बृहद स्तर पर एक सम्मान समारोह रखकर उनको हम सम्मानित करेंगे ताकि उनसे प्रेरणा मिलती रहे और भी लोग राष्ट्र के प्रति सेवा के लिए आगे आए। जिला स्तर पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग एवं इसी में लगे हुए अन्य विभागों की व्यवस्थाएं, उनसे क्या आप एक संतोष महसूस करते हैं? और यदि संतोष महसूस करते हैं तो यहाँ के जो भी अच्छे कोरोना के कर्मवीर हैं उनके बारे में आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कुछ अवगत कराएंगे? निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वो अपडेट मुख्यमंत्री महोदय हमसे लेते हैं। और अभी मेरे से बात हुई थी कुछ रोज़ पहले, और मैंने मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया था कि साहब हमारा जो प्रशासन है किस तरीके से सबको साथ लेके, हेल्थ वाले स्टाफ हैं, पुलिसकर्मी हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, अध्यापक हैं, जो भी इसमें लगे, सफाई कर्मी हैं, सबको साथ लेके किस तरीके से जो काम कर रहे हैं उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूँ। एक लापोद का एक कोरोना से पीड़ित व्यक्ति पहुंच गया और जिस कोच में वो आया, जिस डिब्बे में, ट्रेन के डिब्बे में आया, उसमें एक व्यक्ति चैन सिंह नाम का व्यक्ति भी उनके साथ में था। उसका न तो मोबाइल नंबर थे, न पिता का नाम था, न गांव का नाम था। उसका टिकट था मारवाड़ जंक्शन स्टेशन तक। अब ये पता चला कि कौन चैन सिंह, तो पूरे मारवाड़ विधानसभा, मारवाड़ तहसील के अंदर प्रशासन ने, पुलिस ने और ग्राम पंचायत, हमारे विकास अधिकारी, सब ने मिलकर एक दिन के अंदर खोज निकाला कि चैन सिंह कितने हैं, चैना राम कितने हैं, और जो इस नाम से थे लोग उन सब में से खोज निकाला। और शाम तक पता चल गया कि साहब वो चैन सिंह जो थे वो धल्ला गांव के थे। तो ये प्रशासन की मुस्तैदी का एक उदाहरण है, मैं देना चाहूँगा। और मैंने मुख्यमंत्री महोदय से भी ये बात कही है, तो मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, पुलिस को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। इतनी बड़ी रिस्क लेकर आज 24 घंटे हमारी सेवा कर रहे हैं। कई लोग नाराज़ भी हो रहे हैं, हमें मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, लेकिन आज मैं सबसे अपील करना चाहूँगा, इस दुख की घड़ी में राष्ट्र के प्रति हम अगर इतना सा भी योगदान नहीं दे पाए तो हमारे उन भाइयों की तरफ सोचो जिन भाई आज हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं और पाकिस्तान भारत के युद्ध हुआ तब उन्होंने अपनी आहुति दी इस राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए। उन पूर्वजों को भी याद करो जो इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए एक एक दिन में 3-3 पीढ़ी कुर्बान हुई है। बाप, बेटा और पोता, 3 पीढ़ी, ये दुनिया में कहीं ऐसा इतिहास नहीं है, एक ही दिन में, एक युद्ध में। तो उनको भी आप याद करो, उन्होंने भी अपना त्याग और बलिदान दिया है। तो हमने तो सिर्फ इतना घर में रहकर इस कोरोना पे विजय पानी है। मैं आप सबको अपील करता हूँ। अपना अंदाज एवं आइसॉन मीडिया हाउस से बात करने के लिए आपका धन्यवाद।